नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं अमरीश रॉय चौधरी, जो एक लेखक हैं, एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं। उनकी लेटेस्ट किताब रिमेम्बरिंग राज खोसला ये लोगों को बहुत पसंद आ रही है और बहुत कम देखने सुनने में आता है कि एक व्यक्ति जो फिल्म इंडस्ट्री को इतना कुछ देकर गया है उसे कुछ किताब में समेट लेना बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन ये काम कर रहे हैं अमरीश। हाउ आर यू? Namaste. I'm fine. I'm fine. How are you doing? गुड 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 गुड। सो आपसे ये जानना चाहती हूँ, राज खोसला नाम बहुत बड़ा है, कुछ शब्दों में, कुछ एक किताब में, कुछ पन्नों में समेटना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। Hmm. मतलब मैं ये बोलता हूँ normally that it will take 10 books to cover Raj Khosla's life and his personality और भी 9 किताबें लिखनी पड़ेंगी to cover it. So it's like that. So it's there बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे aspects of his personality. I mean it's difficult to cover. Um, but yeah, it has been a very interesting and very stimulating journey. I knew very little about it when I started this journey. जब मैंने लिखना शुरू किया तो बहुत कम उनके बारे में पता था। एक दो फिल्में देखी थी। मेरा साया देखी थी और शायद वो कौन थी थोड़ी सी देखी थी एज अ किड बैक इन द दूरदर्शन डेज, हाँ राइट। हाँ। तो हाँ, सो व्हेन इट स्टार्टेड तो उतना पता था कि सस्पेंस फिल्में बनाते थे, वो सब बताते थे, बट इतना सारा स्पैन जो था उनका, उसके बारे में बहुत कम मुझे मालूम था जब मैंने लिखना शुरू किया। सो दैट ऑल्सो सीम चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी, इसी वजह से। अच्छा, बहुत सारे तो निर्देशक हैं, बहुत सारे निर्माता है, राज खोसला ही क्यों चुना आपने? देखिए, एक तो अव्वल तो मैंने चुना नहीं, ये मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट आया मेरे पास, वो फैमिली की तरफ से एक मेरे पास एक ऑफर आया इस पे काम करने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, मैं इनके बारे में बहुत कम जानता था। हम्म। और मैं जब भी कोई किताब उठाता हूँ, मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि मैं उसके बारे में कितना कम जानता हूँ। क्योंकि अगर ज्यादा जानता हूँ तो मुझे जो पता है वही बोलता जाऊंगा। हाँ। मुझे इस किताब लिखने की जर्नी में मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मेरा हम्म। टेक अवे नया कुछ होने के चांसेस कम होंगे। तो मैं हमेशा ऐसा आयाम उठाता हूँ या ऐसा कोई सब्जेक्ट उठाता हूँ जिसके बारे में मुझे नॉलेज या अवेयरनेस थोड़ी सी कम है। कम। तो राज्य के बारे में भी ऐसा ही था कि मुझे पता था कि वो फिल्म मेकर हैं और बहुत ही काबिल फिल्म मेकर हैं, ये तो पता था, नाम पता था। और दो तीन फिल्में मैंने देखी हुई थी। और तीसरा, उनका एक सिग्नेचर जो कैलीग्राफी है, वो उनके फिल्मों में डायरेक्टेड बाय राज खोसला, एक बहुत ही आइडेंटिफाइबल एक सिग्नेचर की तरह से एक कैलीग्राफी, पर्टिकुलर एक लोगो सा बन बन गया था उनका काफी सारी फिल्मों में। तो दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ चाइल्ड मुझे ये समझ में आया कि डायरेक्टर क्या होता है, कौन होता है। मेरे दिमाग में ये सवाल आया और मैंने अपने फादर से पूछा कि डायरेक्टर कौन होता है। तो मेरे फादर ने समझाया कि फिल्म डायरेक्टर क्या होता है। तो तब जाकर मुझे पहली बार पता चला कि डायरेक्टर होता कौन है। वरना बच्चा तो वैसे ही देखता है कि एक्टर्स है जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। हाँ, हमें तो सो ये भी दी लगता था बचपन में रीजन। कि वो हीरोइन ही गा रही है भले गाने वाली हाँ पीछे बिल्कुल, आशा जी हो, लता जी हो। प्लेबैक। हाँ, वो प्लेबैक समझ में नहीं आता। तो सो दीज आर द टू रीजंस। एक तो ये एस्पेक्ट के उनके बारे में कम पता था, तो मुझे लगा कि ये इस पे जब काम करूंगा मुझे और ज्यादा पता चलेगा। एंड द सेकंड वाज दैट वो नाम कहीं ना कहीं पे एक रेजोनेंस था कि वो सिग्नेचर और जैसे वो लिखते थे उससे ये पता चला था कि फिल्म डायरेक्टर कौन होता है। तो कहीं ना कहीं पे ये दो चीजें मिला के एक वो आया। और मेरे पास जब आया, इमीडिएटली आई आई कैप्चर्ड इट कि और तभी मैं फिल्मों के बारे में लिखने लगा था और वो सब। बट फिर भी उतना ज्यादा उनके बारे में पता नहीं था। दैट वाज फैसिनेटिंग कि हम्म। क्यों नहीं पता, व्हाट इज द हम्म। रीजन कि करेक्ट। राज खोसला के बारे में क्यों नहीं, क्यों इतना नहीं, इतना कम क्यों मालूम। इनफैक्ट जब तो आपके दैट वाज इंटरव्यू द के रीजन। पहले भी मैं रिसर्च कर रही थी, मैं अपना होमवर्क कर रही थी बेसिकली, दैट टाइम मुझे भी बहुत कम चीजें ऐसी सुनने और पढ़ने में आती हैं। गाने बहुत उनके दिखाई देते हैं, उनकी फिल्मों की लिस्ट बड़े अच्छे अच्छे आती है, लेकिन जब उनकी पर्सनैलिटी के बारे में देखा जाए तो बहुत कम निखर कर आता है। तो आई एम श्योर आपने उन सारे लोगों के दिलों को तसल्ली दी होगी। कितना समय लगा आपको ये पूरा रिसर्च करने में? कहाँ कहाँ तक आपको you have to stretch yourself so you could bring the perfect story or perfect behind the scene thing? 4.5 से 5 साल लगे मुझे
ये अच्छा। किताब लिखने में, एंड टू एंड। सो एक्चुअली लिखने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, मे बी अ फ्यू मंथ्स, अबाउट अ ईयर और वट एवर, बट जो समय लगता है वो रिसर्च में लगता है। हम्म। और फिल्में देखने में, उसके बारे में बात करने में, समझने में, एनालाइज करने में, पढ़ने में, रिसर्च करने में, इसमें बहुत ज्यादा वक्त जाता है। तो वो इसलिए भी है क्योंकि मेरा प्रोसेस जो है वो प्राइमरी रिसर्च का होता है। एक प्राइमरी रिसर्च होता है, सेकेंडरी रिसर्च होता है, मेरा प्राइमरी रिसर्च होता है, जिसके लिए मैं सेकेंडरी सोर्सेज पे कम डिपेंड करता हूँ। मैं प्राइमरी सोर्स में जाने की कोशिश करता हूँ, उन फिल्म से रिलेटेड जो लोग थे जिन्होंने काम किया था उनसे बात करने की कोशिश की है मैंने। तो यहाँ पे इस बुक में मैंने, इस बुक की वजह से मैंने मनोज कुमार जी से बात की, धर्म जी से बात की, मुमताज जी, शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, आशा पारिक जी, आशा भोसले जी, लता मंगेशकर, प्रेम चोपड़ा, सो बहुत सारे, सुरेश वाडकर साहब। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी से अभी प्यारेलाल शर्मा जी हमारे पास हैं, वो जी। अभी हैं हमारे बीच। तो जी। उनसे मैं मिला, उन्होंने बहुत मदद की, बहुत समय मेरे साथ बिताया। तो क्योंकि बहुत लंबी पार्टनरशिप रही राज खोसला और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। अनीता से लेके एकदम मतलब करीब करीब उनकी आखिरी फेज तक चला, बहुत लंबा एक वक्फा एक साथ उन लोगों ने काम हम्म। किया। हम्म। तो उस बारे में उनसे बात रही। मदन मोहन के जो बेटे हैं हम्म। उनसे मैंने बात की, समीर कोहली जी से हम्म। मैंने बात की, संजीव जी से नहीं, समीर जी संजीव। से बात की। संजीव जी नहीं, समीर जी से बात की समीर जी, मेरी। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। दूसरे बेटे हैं जी, वो। दूसरे तो दूसरे। उनसे बात है, उन्होंने उन्होंने काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें साझा की, बहुत सारी चीजें मुझे क्लैरिफाई करके उन्होंने दी। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जो इस उनकी फिल्मों के साथ जुड़े हुए थे या उनके साथ जुड़े हुए थे। और इसके अलावा कुछ जर्नलिस्ट थे जिनसे मैंने बात की, जिन्होंने उस आखिरी दौर में उनसे इंटरव्यू किया, जो आज भी हैं, राजीव विजयकर जी हैं, जो जिन्होंने लास्ट स्टेज में उनसे बात की। तो ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं जिनसे जिनसे मैं मिला। तो ये सारा जो है रिसर्च और मिलना मिलाना, बातें करना और इन्वेस्टिगेट करना, नेशनल आर्काइव जाना पड़ा, एनसीपीए में आर्काइव्स है, वहां पे जाना, वो रिसर्च करना, तो उसमें बहुत समय जाता है। हम्म। तो इसी वजह हम्म। से समय 5 साल लगे। और ऐसे देखा जाए तो एक इंसान का जीवन इतने साल का होता है, तो उसको स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए कम से कम समझ। इतना वक्त तो देना चाहिए। बिल्कुल। अगर देखा जाए, आपको मैं ये कहूँ कि चलिए आसान भाषा में जो आपकी बुक हम्म, पढ़ना चाहते हैं और राज जी को हम्म, समझना चाहते हैं, ऐसे क्या 3 या 4 पॉइंट्स होंगे जो कहेंगे और अनजान व्यक्ति को भी लगेगा जो फिल्मों को पसंद करता है कि मैं हम्म। जाकर ये बुक भी पढूं और राज जी को भी समझूं? क्या ऐसी 3 4 बातें आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? एक तो अगर आप फिल्मों में रुचि नहीं भी रखते हैं तो भी ये एक कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस किया था अपनी जिंदगी में, जिसको फेस करते हुए बहुत सारे लोग टूट जाएंगे। पर वो नहीं टूटा, वो अपना काम करता गया। देखिए, सक्सेस स्टोरी बताना बड़ा आसान होता है, बहुत बहुत। सक्सेस स्टोरीज पढ़ने में अच्छा तो लगता है, बट वो कुछ छोड़ के नहीं जाता अंदर। हम्म। वो पढ़ के अच्छा लगता है, कुछ लोग प्रेरित भी शायद होते हैं, हम्म। बट वो बहुत सारा कुछ अंदर छोड़ के नहीं जाता। हम्म। जब हम्म। आप उसी सक्सेस स्टोरी में, उसी इंसान की जिंदगी में, जब आपको उनके जो दर्द थे, उनके जो प्रॉब्लम्स थे और कैसे उन चीजों का उन्होंने सामना किया, उससे इंस्पिरेशन मिलती है। इंस्पिरेशन इस चीज से तो नहीं मिलती कि ये एक आदमी जीतता रहा और जीतता ही गया, हाँ। हाँ। उससे इंस्पिरेशन नहीं नहीं। मिलती। नहीं। इंस्पिरेशन इस चीज से मिलती है कि ऑब्स्टिकल्स क्या आए जिंदगी हम्म। में और किस ऑब्स्टिकल से फाइट कैसे किया, लड़ाई कैसे की, आगे कैसे गए। वहां से कहीं ना कहीं पे इंस्पिरेशन मिलती है। और बात सिर्फ इंस्पिरेशन की भी नहीं है। अगर एक इंसान के बारे में एक कहीं ना कहीं पे ये कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है जब आप एडवर्सिटीज के बारे में बात करें। तो यहाँ पे जैसे एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, बहुत सारी एडवर्सिटीज का सामना भी एक इंसान ने किया और इंसान
कॉम्प्लेक्स भी होता है, हम बड़े आसान नहीं होते। एक बहुत बड़ा डिफरेंस इंसानों में और दूसरे जो स्पीशीज है, जानवर है, वो एक तो थिंकिंग का होता है, बट ये भी होता है कि हमारे पर्सनालिटीज होती हैं, तो हम बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम आसान नहीं होता है हमको आसान, आपने जो कहा ना आसान शब्दों में, ये किताब को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट आसान शब्दों में एक पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं इंसान में, किसी भी इंसान में। हम प्रेजेंट करते हैं लोगों को, एक बड़ा सिंपल सा एक हम्म एक फेस प्रेजेंट करते हैं, बट उसके पीछे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी, डार्कनेस, लाइट, सब कुछ होता है। बिल्कुल। तो उनकी जिंदगी में भी ये सारी चीजें थी, और उसको मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उनकी लाइफ, जहां से उन्होंने शुरू की थी और जहां तक वो पहुंचे, और जो कुछ चीजों को उनको सामना करना पड़ा, द फिल्म्स दैट ही डिड, एंड he wanted to be a singer, then he also did acting, बहुत सारी चीजें की, और then becoming a filmmaker। तो ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक ये चीज है। दूसरा है कि अगर आपको कहीं पे अम, अ, आजकल लोग बोलते हैं ना कि बॉलीवुड इज डाइंग, और हम्म मतलब पहले की हम्म तरह ऐसा नहीं रहा। हम्म। और ये शायद इतिहास में पहली बार है कि फ्राइडे में कोई सामने वाले को नहीं पूछता कि आज क्या रिलीज हुआ है। यस यस। हम लोग बड़े हुए हैं, हमारे जनरेशन में, उसके बाद भी पिछले, मतलब कुछ 10-12 साल पहले भी 10-12 साल, हम हाँ। हमेशा, हाँ, हम हमेशा ध्यान रखते थे कि अरे फ्राइडे है, चेक इस करते बार हैं क्या क्या है, आया। हाँ। हाँ। देखा नहीं देखा जो भी है, बट एक क्यूरियोसिटी होती थी, हम्म रिव्यूज चेक करते थे हम्म ऑनलाइन या प्रिंट में, पेपर में देख लेते थे कितना रेटिंग आया, जो भी है, मतलब हम्म एक दिलचस्पी होती थी। अभी फिल्म आती है, शायद चलती भी है और चली जाती है, बट पता नहीं चलता कि आई है, इतना सारा नॉइज है। हम्म तो इसमें कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है, उस समय को याद करना, जब ये सारा चीज इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि इंसान की जिंदगी में, कम से कम हिंदुस्तान में, लोगों के पास एंटरटेनमेंट का और स्टोरी टेलिंग को देखने का, एंजॉय करने का, एंगेज हम्म करने का एक ही जरिया था, वो सिनेमा था। हम्म हम्म तो उस समय का सिनेमा कैसा था, हम्म उस समय के का म्यूजिक कैसा था, फिल्म मेकिंग कैसी थी, स्टोरी हम्म टेलिंग कैसी थी, that is very important to know and understand. So this book also gives you a window to that world, that हम्म fascinating world, हम्म। जहाँ पे एक एक राइटर अलग अलग लैंग्वेज जिसके नॉवेल से और कहानियों से अडेप्ट कर रहा है। जी आर कामतों यस को मराठी और अलग अलग यस यस। भाषाओं के बिल्कुल। कहानियों से उनको कहानी स्क्रिप्ट करके देते थे, और फिर वो उसको अडेप्ट होता था। गानों का, देखिए हम ना, वर्ल्ड सिनेमा जो है हम्म और सो कॉल्ड सीरियस सिनेमा जो है, उसको हम्म बहुत हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, हम्म। बट जो पॉपुलर सिनेमा है यस। उसको हम बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। हाँ। तो मेरा हमेशा ये रहा है ओपिनियन कि आप जिस एकेडमिक सीरियसनेस से उन फिल्मों को, फेलिनी को, ट्रूफो को, गोदार को, सत्यजीत रे हो गए, हम्म मृणाल सेन हो गए, जो भी हैं, ये सारे ग्रेट फिल्म मेकर्स को आप जिस तरीके से एनालाइज करते हो, उसी तरीके से कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली कमर्शियल फिल्म का स्ट्रक्चर जो है उसको भी समझने की जरूरत है। ऐसा बोलना बड़ा आसान है कि यार गाने ही तो होते हैं, बट वो गाने जो होते थे, वो गानों का एक फंक्शन होता था स्टोरी यस। टेलिंग में, करेक्ट। कि उन गानों को कहाँ पे प्लेस किया जाए, कैसे प्लेस किया जाए। एडिट में भी आप स्टोरी में कहीं पे भी गाने नहीं डाल सकते थे। हाँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर फिल्म मेकर ऐसा होता था, बट बाय एंड लार्ज अगर आप बहुत जो सबसे जो अकम्पलिश्ड फिल्म मेकर्स रहे हैं, उनकी अगर फिल्मोग्राफी आप देख लें, उनमें गानों का हमेशा एक प्लेसमेंट होता था, और गानों में स्टोरी टेलिंग होती थी। राज खोसला के अगर आप गाने देखें, तो गानों में देर इज अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। गाने में देर इज अ सेटअप होता है, एक कहानी होती है, और उसका एंड होता है। एग्री। तो तो ये सारी चीजें उनकी फिल्म में बहुत जरूरी थी। तो आज जब हम इस दौर से गुजर रहे हैं, जब एक फिल्म अगर चल जाती है तो उसको लेकर सेलिब्रेशन होता है कि यार चलो फिल्म चल चल गई, तो रही हाँ, है। कुछ तो चला। तो अब और हम तो इस समय
उस समय को याद करना बड़ा जरूरी है जब एक एक फिल्म में 52-53 हफ्ते. So a film which is a golden jubilee will हम्म would have run for 50 weeks at least, right? हम्म. 25 weeks, 50 weeks. और करेक्ट. आज दो दो तीन तीन हफ्ते चल गई तो हमें लगता है यार मतलब क्या फिल्म है. बाजी मार ली, हाँ. तो हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज खराब हो गया पहले बहुत अच्छा था ये वो. हम्म. मैं ये सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि इतना सारा जो काम है जिस समय ये सारा मैजिक हो रहा था हाँ. उस समय को समझना, उस फिल्म को समझना. और शायद हम उसको उसमें से कुछ भूलते तो नहीं जा रहे. कहाँ पे क्या गलती हो रही है, कहाँ पे हम मिस कर रहे हैं कि वो जो ऑडियंस का कनेक्शन था वो हम्म. कनेक्शन कहाँ पे हम लूज कर रहे हैं, हमारा स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन को हम कहाँ खोते जा रहे हैं. तो उस चीज को के लिए भी फॉर फिल्म बफ्स मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द बुक्स दैट एड्स टू दैट स्टोरी. एंड थिर्डली, अ फिल्म मेकर जिसका काम इतना उम्दा, मतलब ऑफ ए सर्टेन लेवल, लेकिन हम उनके बारे में जानते नहीं थे, कोई नहीं जानता हम्म. था, बातें बहुत कम होती थी. तो उनको उनका ड्यू देना भी जरूरी है. बिल्कुल. हाँ, तो ये बुक कहीं ना कहीं पे वो उस चीज को करती है, करने की कोशिश करती है हम्म. हम्म. कि एक जो फिल्म मेकर है, एक थिंकर है, एक इंटेलेक्चुअल है, हम्म. उसको अपनी जगह पे बिठाना. अ, कहीं ना कहीं पे वो है, उनकी फिल्म है, फिल्में हैं, काम है, बट वो सेलिब्रेशन उनका उतना ज्यादा नहीं होता है जो हम्म. मेरे ख्याल से होना चाहिए. वो कहीं होना पे चाहिए. कम नहीं है किसी से भी. तो वो मेरे ख्याल से ये बुक करती है कहीं ना कहीं. बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स जब होती हैं, प्रचलित होती हैं, लोगों को पसंद आती है, कई बार फिल्म मेकर्स खुद आते हैं कहने के लिए कि चलिए हम ना आपकी इस फिल्म पे एक हम बायोपिक बनाते हैं. आपको लगता है हम्म. कि आज के समय में कोई ऐसा एक्टर है या ऐसा कोई ग्रुप हम्म. ऑफ जैसे बोलते डायरेक्टर प्रोड्यूसर है जो आपकी बुक से आधारित इंस्पायर होकर राज जी पर कोई बायोपिक बना सके, फिल्म बना सके? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैंने कभी सोचा नहीं है. करना करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं. बहुत सारी एलिमेंट्स है उनकी जिंदगी में जिसको लेकर फिल्म बन सकती है. बहुत कॉम्प्लेक्स भी है आज के जमाने में बायोपिक करना, स्पेशली फिल्म पर्सनालिटी. आपको यस. सबकी राइट्स लेनी होंगी. यस. आपको यस. एक इंसान के राइट से बात नहीं बनेगी, नहीं. सबकी राइट्स लेनी होगी. फिल्मों के राइट्स लेने होंगे, म्यूजिक का राइट्स चाहिए होगा, पर्सनालिटीज की राइट्स हाँ हाँ, और उनके बिल्कुल. परमिशंस. हम्म. और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे. तो बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. उनकी जर्नी जैसे कि मैंने कहा बहुत ही हम्म. फैसिनेटिंग है. एक हम्म. क्रिएटर जो होता है, आदमी जो क्रिएट करता है ना, वो उतना आसान नहीं होता है कि अम, अम, एक मेरे सामने, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप के सामने एक पोस्टर रखा हुआ है. मेरा हमेशा एक इंस्पिरेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, चार्ल्स बुकोस्की का एक कोट है: फाइंड व्हाट यू लव एंड लेट इट किल यू. ओह, तो नाइस. क्रिएटिव प्रोसेस जो होता है वो हमेशा ऐसा तो नहीं होता है कि आप बैठे और आपने कुछ बड़ा तीर मार लिया, बहुत ही खूबसूरत सी कोई चीज बना ली. वो खूबसूरती जो है उस तक पहुंचने का एक एक प्रोसेस होता है विच इज नॉट ऑलवेज पेनलेस, विच कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल फॉर पीपल. ट्रूली. उसको करेक्ट. एक्सप्रेस करना. तो ये फिल्म मेकिंग उनके लिए बड़ा ऐसा प्रोसेस नहीं था, पेनलेस प्रोसेस नहीं था. वो भागते रहते थे अपनी फिल्मों से, काम करने से, काम से भागते थे दूर. और जब करते थे तब जो फिल्में निकलती थी वो हमने देखा है. लेकिन ये भी इतिहास है कि वो काम से भागते थे. हमेशा आ, मौके ढूंढते थे कि दोस्तों के साथ बैठ सके, थोड़े थोड़ी बातें कर सके, सो सके. फुर्सत चाहिए होता था उनको काम से. लेकिन काम जब करते थे तो ऐसा काम निकलता था. तो तो ये कहीं ना हम्म. कहीं पे दिस वाज नॉट लेजीनेस, कुछ था कहीं ना कहीं पे. इट वाज मे बी अ क्वेस्ट फॉर परफेक्शन. कुछ लोगों ने हम्म. ये भी बोला हम्म. है कि दिस इज अ दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ सम काइंड ऑफ डिप्रेशन, सम काइंड ऑफ एंजाइटी, कि वो जो चीज है उस चीज को जिस लेवल पे काम चल रहा था वो कहीं ना कहीं पे उनके मन में बहुत सारे चीजें घुटी थी. उन चीजों की वजह से शायद प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज होती थी या कुछ. इट डजंट मीन दैट ही वाजंट मेंटली फिट और व्हाटएवर, बट कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम प्रोसेस हम सब में होती है. सब में होता है. हम सब में होती है, कम हम्म. ज्यादा.
तो उनमें भी थी। और वो कहीं ना कहीं पे उन्होंने अपने इस दर्द को, अपने इस पेन को अपने फिल्मों में उतारा। जो हम्म। गुरुदत्त साहब से उन्होंने सिर्फ फिल्में बनाना और गानों को पिक्चराइज करना नहीं सीखा था, ये भी सीखा था कि अपने दर्द को अपने काम में कैसे आ, कैसे वीव इन्फ्यूज कर किया दिया जाए, जाए, कैसे, हाँ। हाँ, वीवन ऐसे कर दिया जाए कि आदमी को समझ आए, समझ ना आए, जो भी है, आपने अपनी बात भी कह दी और सामने वाले को अच्छी भी लगी, बट शायद आपकी पेन उसको, उसके समझ में आया नहीं आया जो भी है, बट वो एक्सप्रेस तो कर गए ना आप। तो वो कहीं ना कहीं पे तो मेरे हिसाब से वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनकी कहानी जहां से ये शुरू हुई और जहां तक ये पहुंचे, प्रोबेबली शायद आखिर के दिन इतने प्लेजेंट नहीं थे। बहुत बहुत सारी चीजें थी, फिजिकली भी उनको, उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई थी और बेड रिडन थे काफी दिन, और फिल्में नहीं चल रही थी, बैक टू बैक फिल्में नहीं चल रही थी। तो एक हम्म। क्रिएटर जिसने हाइट्स ऑफ स्टारडम देखी है, जिसने, डायरेक्टर ने टॉप लेवल ऑफ एक्टर, हाँ। दो रास्ते की जब पोस्टर बनी थी, एक पोस्टर ये था कि फिल्म का नाम और साथ में एक डायरेक्टर का चेयर, और जिसके पीछे लिखा है राज खोसला, दैट इज द पोस्टर ऑफ द फिल्म। वाह। तो वो फिल्म का पोस्टर क्या होता है, सबसे बड़ा जो स्टार होता है वो रहता है फिल्म में। वो रहता है, तो उसमें करेक्ट। उसमें राज खोसला का नाम से फ्रंट एंड सेंटर एक चेयर है, उसमें राज खोसला लिखा है। इसमें तो लिखा है। उस उस लेवल का स्टारडम देखा है एक इंसान हम्म। ने, हम्म। तो वो कितना सक्सेसफुल होगा। और उसने ऐसा भी देखा है अपनी ही जिंदगी में कि एक भी फिल्में नहीं चल रही, बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही है, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं देखने जा रहे। तो ये भी देखा है उसने अपनी ही हम्म। जिंदगी में। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर रहा है। उनके रिलेशनशिप्स, उनके हर रिलेशनशिप, आई मीन विद हिज चिल्ड्रन, विद हिज पार्टनर्स, with his parents, with his friends, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। और वो समय जो है हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानी सिनेमा का, आई मीन राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ पोस्ट पार्टीशन बॉम्बे टू हम्म। द 50s एंड 60s का दौर, और फिर उसके बाद 70s, तो हम्म। उसका सिनेमा भी चल रहा था, और उसके साथ बॉम्बे में भी और इंडिया में भी बहुत सारी बहुत चीजें हो हलचल रही थी, थी करेक्ट। इन द बैकड्रॉप। बैकड्रॉप। तो वो सारी भी ये कहानी कहते कहते उसमें आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से बहुत ही विजुअली इंटरेस्टिंग होगा। रहा सवाल एक्टर का, वो मुझे पता नहीं, वो सूटेबिलिटी और परफॉर्मेंस के हिसाब से जो इन इस रेंज को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को इंटरनलाइज कर पाए और प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाए, ऐसा डू कोई यू एक्टर फील, होगा। डू यू हैव कोई आता है दिमाग में? अब हैं तो बहुत सारे हमारे यहाँ, बहुत अच्छे अच्छे अच्छे, उम्दा करेक्ट। एक्टर्स रहे हैं। रणवीर सिंह एट द टॉप ऑफ हिज गेम, जब उन्होंने वैसा काम किया है, अगर उस हम्म। तरीके का, अगर वो, आई मीन, हम्म। इफ ही इन्वेस्ट हिज माइंड, हम्म। ऐसा वो हो सकता है ये। um, आमिर खान ने खुद इंटरैक्ट किया है उनके साथ, एक ही बिल्डिंग में रहे हैं, तो he has a connection with him, यस। so he might want to do it. Nawaz might do a great job, only from the psychological aspect of things. वो शायद, वो जो एक एक इंसान में जो घुटन होती है कभी कभी इंसान को, when you get stuck between two very very different circumstances, उस चीज को शायद वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। हम्म। इवन, आई मीन, बहुत ही अलग रेंज के एक्टर्स की बात कर रहा हूँ और बहुत ही अलग एज ग्रुप्स की भी बात कर रहा हूँ। somebody like a Nasir साहब, in his heydays, I mean, probably, I don't know what age हम्म। they want हम्म। to show, but Raj Khosla in his advanced years, what he was facing, what he was going through, an हम्म। actor with the caliber of Nasiruddin Shah would be able हम्म। to, एक्टर में ना सबसे बड़ी क्वालिटी ये होता है कि डायलॉग हो ना हो, सिर्फ एक्सप्रेशन से या देखने के तरीके से हम्म। या कुछ जेस्चर से पूरे एक इमोशन को, एक कंडीशन को हम्म। एक्सप्रेस कर जाना, बिल्कुल। वो एक्टर में होता है।
क्वालिटी। तो वो जो उनके अंदर जो हम्म चीजें हलचल चल रही थी, हम्म अंदरूनी हम्म हलचल, हम्म। उस चीज को अगर आप एक्सप्रेस करवा पाए किसी एक्टर से, तो वो इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरे ख्याल से क्यों नहीं, आई हैव नॉट गिवन इट अ थॉट टिल नाउ, बट दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू कंसिडर। बिल्कुल, चलिए अमरीश, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगेगा ये लोग, हर व्यक्ति इस बुक को पढ़ सके और राज जी की कहानी आपके द्वारा लिखी हुई हर लोगों के घर में पहुंच सके। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक